कैंसर का नाम जोड़ते ही लोग डायरेक्टली इसको डेथ से एसोसिएट करते हैं। साइंटिफिक ट्रीटमेंट का कोई पर्याय नहीं है, पर पहले दिनों के ओपीडी में जब वहाँ पे गया, आईनों का एक पुलिंदा देखा। वापसी वो अध्याय है जिसके खुलने के बाद आपके उपचार की पूरी किताब ओपन हो जाती है। कि कैंसर जो है कंटेजियस है। पुरुषों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो जब उसने अपने ब्रेस्ट को देखा तो जो उसने हमें स्माइल दी, वो स्माइल का सेटिस्फैक्शन लाखों करोड़ों रुपए के बराबर है। टोबैको यूजर्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ओरल कैंसर होता है। आज की तारीख में अमेरिका में 90% माउथ एंड थ्रोट कैंसर एचपीवी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कैंसर से। क्या कोई नुकीला दांत है जो आपके गाल को बार बार कुरेद रहा है? Our government is allocating only 1.5% of their budget or the GDP to the healthcare sector. कि एक्चुअली कुछ शिफ्ट और कुछ इम्प्रूवमेंट तो हुआ है आयुष्मान योजना के अंतर्गत। गरीब पेशेंट को बहुत बड़ी आशा की किरण दी है। और बहुत बार लेडीज ये कहती हैं कि हमें ये गठान थी लेकिन ये दर्द नहीं करती। During our research, we came to know about the technique called photobiomodulation therapy. IMRT इज अ बेटर ऑप्शन। कुछ कैंसर ऐसे हैं जो केरला में बहुत कॉमन है, जो आपको नॉर्थ इंडिया में बहुत कम दिखेंगे। मैं आपके साथ इंटरव्यू को एक बड़ा इन्फॉर्म्ड इंटरव्यू मानता हूँ, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ रेफरेंसेस के साथ आप तैयार हैं। आपके पास बड़ा गोला बारूद है, एम्यूनेशन, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपके पास पावर है। कैंसर एक ऐसा शब्द जिसका नाम हमसे जुड़ते ही हमें चिंताओं के बादलों से और अनिश्चितताओं से घेर लेता है। क्या हम कैंसर को लेकर आज भी उतने ही अनभिज्ञ हैं जितना एक दशक पहले थे? क्या आपको मालूम है कि सही समय पर की गई जांच और सही इलाज कई सारे कैंसर पेशेंट्स की जान बचा सकता है? और क्या आपको ये मालूम है कि भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में कैंसर कितनी बड़ी चुनौती बन चुका है? ये सारे सवाल सिर्फ हमें चिंता नहीं पैदा करते हैं, ये हमारी जवाबदेही तय करते हैं। दुनिया में हर साल लगभग 1 करोड़ लोग से ज़्यादा कैंसर से डेथ होती है, वो मरते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 14 लाख से ज़्यादा अधिक नए मामले आते हैं, जिनमें से 8 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों की कैंसर के कारण ही मृत्यु हो जाती है। जबकि WHO के अकॉर्डिंग 30 से 50% लोगों की जान सही जीवन शैली, जागरूकता और सही समय पर इलाज से बचाई जा सकती है। नमस्कार एंड वेलकम टू दिस वंडरफुल एंड एक्साइटिंग एंड लाइटनिंग एपिसोड ऑफ गोल्ड कॉलर टॉक्स, द पॉडकास्ट वेयर वी ब्रिंग यू नेशंस मोस्ट accomplished and inspirational experts in their field, and where we discuss about public awareness, we burst many myths and misinformation, and we try to bring out the social impact initiatives by most inspirational experts in their field. आज इस गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में कैंसर के प्रति जागरूकता, उसके अनुसंधान और उपचार में एक क्रांति ला दी है। डॉक्टर दिग्पाल धारकर सर, फाउंडर एंड ऑनररी सेक्रेटरी ऑफ इंदौर कैंसर फाउंडेशन। आज सर से हम जानेंगे और समझेंगे कि कैसे सही समय पे की गई जांच और इलाज में ना देरी के कारण एमपी के रूरल और दूर दराज इलाकों में एक अफोर्डेबल ट्रीटमेंट के तहत क्या क्रांति लेके आई जा सकती है। हम अपने जीवन शैली में कई सारे ऐसे मिथ्स और अवेयरनेस को लेके आए जिससे हम अपने जीवन में कैंसर के केसेस को कम कर सकते हैं, और भी कई मुद्दों पर हम आज सर से बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले मैं अपने टीम की तरफ से और हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से वी वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन दिस वंडरफुल शो। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आपने अपने कीमती समय से टाइम निकाला सर, थैंक यू। In fact, I should thank you for inviting me. Thank you, Vijay. Dr. Dirpal Dharkar, founder and honorary secretary of Indore Cancer Foundation and Indian Institute of Head and Neck Oncology. Dr. Dirpal Dharkar देश के एक जाने माने सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और 1988 में इंदौर में इन्होंने इंदौर कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। इंदौर कैंसर फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो सरकारी और ग्रामीण स्तर पर कैंसर जागरूकता, स्क्रीनिंग, मुफ्त इलाज और मेडिकल ट्रेनिंग में सक्रिय है। डॉक्टर धारकर ने टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई से MS सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में डिग्री ली है और बाद में स्विट्जरलैंड, यूके, नीदरलैंड्स, फ्रांस और न्यूयॉर्क में मेमोरियल स्लोएन केटरिंग कैंसर सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इन्होंने 15,000 से भी ज़्यादा कैंसर सर्जरी किए हैं, जिसमें से लगभग 35% मुफ्त कैंसर सर्जरी थी। डॉक्टर दिरपाल धारकर कई पुरस्कारों से सम्मानित हैं, जैसे कि पद्म भूषण प्रोफेसर SK मुखर्जी अवार्ड इन 1999,
मध्य प्रदेश गौरव अवार्ड इन 2002 और एशिया पैसिफिक अवार्ड फ्रॉम IUCC जेनेवा इन 2002। साथ ही राष्ट्रपति की ओर से प्रशस्ति पत्र 2009 से भी सम्मानित किया गया है। इंदौर कैंसर फाउंडेशन की स्थापना दिसंबर 1988 में की गई। इंदौर कैंसर फाउंडेशन के बोर्ड में MSKCC जैसे वैश्विक संस्थानों से जुड़े प्रोफेसर्स रहे हैं और शुरू से सार्वजनिक सहभागिता, हेड एंड नेक कैंसर पर रिसर्च, स्क्रीनिंग, कैंप, ट्रेनिंग प्रोग्राम पर केंद्रित रहा है। अब ICF की प्रमुख परियोजना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी, जिसने 1995 में OPD रेडिएशन थेरेपी के रूप में शुरू हुआ और जो कि अब मॉडर्न तकनीक वाली 3D CRT एवं इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी, CT स्कैन, लेजर थेरेपी और फरवरी 2025 में एक नया सर्जिकल OT और ICU सहित एक बहुआयामी कैंसर केंद्र विकसित किया है। ICF ने 2000 से ज्यादा फ्री सर्जरी कैंप लगाए हैं, 2.5 लाख से ज्यादा हाई रिस्क ग्रुप की जांच की है, 220 से ज्यादा प्रशिक्षण कार्यक्रम और 8,518 रेडिएशन मरीजों में से करीबन 1,422 को पूरी तरह मुफ्त सेवा प्रदान की है। इस परिचय ने हमें न केवल डॉक्टर धारकर की विशेषता की झलक दी, बल्कि ICF जैसी संस्थाओं की जीवंत कार्रवाई और दूरगामी प्रभाव को भी उजागर किया। सर, आज का टॉपिक जैसे कि वी हैव प्रेजेंटेड हियर कैंसर और इसका ट्रीटमेंट, ऑन्कोलॉजी एंड वेरियस मेथड्स सर। तो यू हैव बीन अ पायनियर इन दिस फील्ड एंड आपने इतने दशकों से इसमें काम किया है। यू हैव स्टार्टेड इंदौर कैंसर फाउंडेशन इन दिसंबर 1988 और आज 2025 में यू आर ऑल्सो वर्किंग इन दिस फील्ड। इस बीच आपने लगभग 16,500 से ज़्यादा अपने कैंसर सर्जरी कर दी है। तो सर, पेशेंट्स की मानसिकता में जो 1988 के दौर में जब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम था, उस दौरान जो पेशेंट्स की मानसिकता थी और आज 2025 में जहाँ पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है, अवेयरनेस भी ज़्यादा है, तो क्या बदलाव आपने फील किए हैं सर? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस प्रोग्राम। द अदर थिंग इज़, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कैंसर के क्षेत्र में एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया है और ये भी सही है कि नंबर भी बढ़ गए, ये भी सही है कि एज ग्रुप में भी चेंजेस आ गए और ये भी सही है ब्रजेंद्र जी कि इसमें एक्चुअली लोगों के सोच में भी परिवर्तन आ गया और कैंसर की ट्रीटमेंट का भी उसमें बहुत हद तक रोल है, क्योंकि कई सालों पहले अगर पेशेंट को बढ़ी हुई अवस्था का कैंसर होता था तो हम पेशेंट को घर भेज देते थे कि आप घर जाइए, सेवा करिए। आज इतने बड़े बड़े मूलभूत परिवर्तन हो गए हैं कि जिसको सैल्वेज या बचाने के नाम का जो वो रहता है एक प्रयास, वो एक टीम वर्क के द्वारा कैंसर में किया जा सकता है। ये एक सबसे बड़ा परिवर्तन है। दूसरा ये है कि जो आपने बड़ा सटीक सवाल पूछा कि सोच, लोगों के सोच में क्या परिवर्तन आया, तो आपने बिल्कुल मुद्दे की बात करी है। बहुत सालों पहले तो ये भय था कि कैंसर मतलब शायद मृत्यु का सूचक है। बिल्कुल सर। और जब हमने कैंसर के डिटेक्शन कैंप की शुरुआत की तो मुझे याद है हमने झाबुआ के ट्राइबल बेल्ट में शुरुआत करी थी और एक पारा करके छोटा सा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है झाबुआ में। तो हमें कहा गया था कि आप कैंसर इसका नाम मत रखिए, क्योंकि कैंसर का नाम रखेंगे तो कोई आएगा ही नहीं चेकअप करने। लेकिन एक बार लोगों को भरोसा हो जाए कि जो टीम आपको देखने आ रही है वो आप संवेदनशील टीम है और एक बार ज्ञान फैल जाए और लोगों को जानकारी मिल जाए तो दैट नॉलेज बिकम्स पावर। और आज ये हो गया है कि नई जनरेशन आती है, दे आर इंटरनेट फ्रेंडली और हम देख रहे हैं कि लोग यंगस्टर्स भी आने के पहले ही इन्फॉर्म रहते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं क्या नहीं हैं। तो एक सोच में भी और एक उपचार के पद्धति को एक्सेप्ट करने में भी, स्वीकार करने में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है।
Sir, we all know that you have completed your MS in surgical oncology from Tata Memorial College, sir. तो ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज, क्योंकि आज के समय में एक डॉक्टर और जो एमबीबीएस स्टूडेंट होता है और एमएस स्टूडेंट होता है सर, उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो क्या उस समय भी इतने ही चैलेंजेस थे या इससे ज़्यादा चैलेंजेस थे? कैन यू प्लीज शेयर दिस लाइट ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज, सर? आई थिंक अनफेयर हो जाएगा अगर मैं कहूँगा कि उस समय कोई चैलेंजेस नहीं थे, और बहुत ओवर सिंप्लीफाइड हो जाएगा अगर कहना कि आज चैलेंजेस हैं या नहीं हैं। पर मेरे ख्याल से प्रत्येक जनरेशन में अगर आपको एक अपनी जगह बनाना है, नीश बनाना है, अपना पहचान बनाना है, तो आपको आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करना पड़ती है। 80s के एंड में और 90s के बिगिनिंग में कैंसर के ट्रीटमेंट करने वाले ही बहुत कम सेंटर्स थे, और उसमें से टाटा मेमोरियल सेंटर प्रीमियर कैंसर सेंटर था। मैं फॉर्चुनेट था कि मेरे को वहाँ जाने का अवसर मिला। मैं फॉर्चुनेट था कि मुझे वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करने का अवसर मिला। मैं इस बात का भी मुझे खुशी है कि इंडिया की जो पहली रेजिडेंसी प्रोग्राम निकला, रोटेटिंग रेजिडेंसी प्रोग्राम कैंसर में, जिसमें हम मुंह एवं गले के, ब्रेस्ट कैंसर के, गायनेक कैंसर्स के एरिया में रोटेशन करते थे ताकि हम पूरा दृष्टिकोण देख लें, वो पहली बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ। उस समय उतनी, जैसा आपका प्रश्न है कि उस समय उतनी डिफ़िकल्टीज़ थी क्या जितनी आज हैं? तो आज तो बिल्कुल एक पिरामिड सरी का कार्यक्रम चल रहा है कि आपको अगर उस पिरामिड के टॉप पे पहुंचना है तो 100 में से कोई एक या 200 में से या 300 में से एक व्यक्ति पहुंच पाएगा। और नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स हो गए हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है सिचुएशन। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ परफेक्शन हासिल करना है, जहाँ अपनी जगह बनाना है, वहाँ स्ट्रगल तो पहले भी था और अभी भी है। वो हमेशा ही रहेगा सर। फैक्ट है सर। एब्सोल्यूट। सर, एक बहुत बड़ा एक मिथ है सर हमारे समाज में कि कैंसर का नाम जोड़ते ही लोग डायरेक्टली उसको डेथ से एसोसिएट करते हैं। अगर कैंसर डिटेक्ट हुआ तो फिर लोग एकदम आइसोलेट से हो जाते हैं और उनको बहुत अनिश्चितताएं घेर लेती हैं। तो क्या सही मायनों में सर ये एक मिथ है या कोई फैक्ट है? और इससे कितना ज़्यादा, मतलब ये डिपेंड करता है कि कितना अर्ली डिटेक्ट हुआ, उस पर सर्वाइवल रेट कितना रहेगा, उस पर किस हद तक इसका काम होता है सर। तो और ये कैसे हम समाज में ये फैक्ट, इस मिथ को हटा सकते हैं सर? मैं पुराने किस्से पे चले जाता हूँ। जब मैंने इंदौर से ग्रेजुएशन करके बॉम्बे गया, आपने अभी उल्लेख किया कि मैंने टाटा मेमोरियल सेंटर में अपना ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, ज्ञान सब कुछ वहाँ प्राप्त किया, और 6 महीने, साल भर नहीं, कई सालों तक वहाँ काम किया। पर पहले दिनों के ओपीडी में जब वहाँ पे गया, आउटडोर में वहाँ पे गया, तो फाइलों का एक पुलिंदा देखा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो तब तक तो ये सुना हुआ था ग्रेजुएशन के दिनों में कि कैंसर के पेशेंट्स बहुत कम सरवाइव करते हैं। तब एक पुलिंदा ख़त्म होने के बाद दूसरा पुलिंदा आया, दूसरे के बाद तीसरा आया। तब ऐसा समझ में भी आ गया कि एक्चुअली ट्रीटमेंट अगर सही की जाए तो पेशेंट बच जाते हैं। तो एज ए यंग डॉक्टर भी आप अगर देखें तो मेरे पे एक इम्प्रेशन तो पड़ा कि अरे ये तो बहुत ही एकदम सोचने के तरीका ही गलत था एज ए डॉक्टर, क्योंकि मेरे को कैंसर का एक्सपोजर ही नहीं था। तो जब आप डॉक्टर के लेवल पे ऐसी सोच समझ सकते हो तो आप समझ सकते हो कि कॉमन पब्लिक को क्या था। फैक्ट है सर। ये आप घटना सर एमबीबीएस के बाद, एमएस से पहले की बात? हाँ, एमएस के पहले। एमबीबीएस करके आप फ्रेश होके जाते हो और आप इंदौर से निकलते हो, क्योंकि इंटर्नशिप वगैरह में तो आप बेसिकली मैटर्निटी जाते हो, हरसोला में गांव में गए, वहाँ रूरल ट्रेनिंग करी। लेकिन एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जैसे ही आप एमएस के पहले फर्स्ट ईयर, फर्स्ट मंथ, फर्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ मैं, पहले हफ्ते की, तो मेरे दृष्टिकोण से इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि 90% कैंसर्स प्राइमरी स्टेज में अगर डिटेक्ट हो जाएं और अगर उनकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट हो जाए, दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो क्योर रेट्स आर 90%। लेकिन अगर लेट डिटेक्ट हो तो स्टेज बाय स्टेज, अगर अपन स्टेज 1 लें 90%, स्टेज 2 लें तो मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ 65%, स्टेज 3 लें तो मे बी, अगर 4th स्टेज को माने, 4 स्टेज माने तो 30-35%, और स्टेज 4 लें तो 10%।
तो इसलिए स्टेज बाय स्टेज कैंसर का सर्वाइवल है, और अनफॉर्चुनेटली ये सर्वाइवल किस टाइप का, किस प्रकार का कैंसर है उससे भी लिंक है, क्योंकि कुछ कैंसर बहुत तेज़ी से फैलते हैं। तो एक स्पेशलिस्ट को मालूम रहता है कि ये कौन से टाइप का कैंसर है, इसके स्प्रेड होने की क्या पॉसिबिलिटी है। और फाइनली जैसा आपने भी कहा और अपन ने इनसे एम्फेसाइज भी किया कि साइंटिफिक ट्रीटमेंट का कोई पर्याय नहीं है, और प्राइमरी स्टेज के, प्राथमिक अवस्था के कैंसर अच्छे उपचार, वैज्ञानिक उपचार, सही उपचार करने से, और बहुत विकेंद्रीकरण हो गया, अब किसी को बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर वैसे देखा जाए तो अच्छे हो जाते हैं पेशेंट, उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं। इसमें सर अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि सही समय पे अगर जांच हो जाए सर, डायग्नोसिस इन केस ऑफ कैंसर सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है दैट इज़ कॉल्ड बायोप्सी। तो बायोप्सी को लेके भी बहुत भ्रांतियां हैं समाज में। लोगों को लगता है कि बायोप्सी से भी कैंसर फैल सकता है, जबकि एज पर लेंसेट ऑन्कोलॉजी 2022 बायोप्सी जो है दैट आर द मोस्ट क्रिटिकल टूल फॉर डायग्नोस्टिंग कैंसर एंड रिलेटेड डिसीजेस, एंड दे आर नॉट कैंसर स्प्रेडर्स। तो इस मानसिकता को सर कैसे आप एड्रेस करेंगे सर? मैं आपके साथ इंटरव्यू को एक बड़ा इन्फॉर्म्ड इंटरव्यू मानता हूं, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ रेफरेंसेस के साथ आप तैयार हैं, आपके पास बड़ा गोला बारूद है, एम्यूनेशन। मेरे ख्याल से एक्चुअली क्या होता था कि बहुत सारे डॉक्टर्स कैंसर के डॉक्टर्स ही नहीं थे, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। अगर अपन कुछ डिकेड्स पहले की बात करें तो जो डॉक्टर्स कैंसर के डॉक्टर नहीं थे, वो उनको कैंसर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और अनफॉर्चुनेटली ये ज़रूर होता है कि जब अपने आसपास में, गांव में, शहर में कोई ख़राब बात होती है तो तेज़ी से फैलती है। तो जिसको अपन बायोप्सी कह रहे हैं, उतना ही अगर एक किसी अनपढ़ डॉक्टर ने कर दिया और अगर उसने कह दिया कि बस हो गया, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो पेशेंट का उपचार तो हुआ ही नहीं। लोग बायोप्सी को ही उपचार मान लेते हैं, उपचार मान, ये भी एक नई भ्रांति है सर। हाँ, और ये एक्चुअली डॉक्टर, उस समय के डॉक्टरों का भी काम था कि वो, उनका काम ही मतलब ऐसा था कि मिसलीड करना, कि बस हो गया, हमने निकाल दी गठान। अगर गठान निकालने को तो बायोप्सी कहते हैं, टुकड़ा निकालो या गठान निकालो। तो इसलिए बायोप्सी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बायोप्सी के बगैर आप उपचार कर ही नहीं सकते। बायोप्सी के बहुत सारे तरीके हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको चीरा लगाया जाए, बेहोश किया जाए। बहुत, अब तो नीडल से भी बायोप्सी हो जाती, सुई के द्वारा, जिसको फाइन नीडल एस्पिरेशन कहते हैं। और अगर मेरे दृष्टिकोण से बायोप्सी वो अध्याय है जिसके खुलने के बाद आपके उपचार की पूरी किताब ओपन हो जाती है कि आपको किस तरह से उपचार किया जाए। एक्चुअली हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि क्या समस्या है, कौन सा मतलब एब्सोल्युटली, बायोप्सी के बगैर हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सर एक और मेन हमारे देश में समस्या आती है कि लोग कैंसर के अर्ली साइंस को ना नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जनरली जो बाकी देशों में कैंसर को लेके, मैं यहाँ लोगों की मानसिकता की बात कर रहा हूँ सर, बाकी देशों में कैंसर को लेके लोग थोड़े सजग हैं और अर्ली डिटेक्शन करते हैं, मतलब तुरंत जाते हैं, उनको कुछ सिम्टम दिखा तो जल्दी डॉक्टर के पास चले गए एंड दे कैन डिटेक्ट कैंसर एट द अर्ली स्टेजेस। जबकि रिपोर्ट्स कहती हैं, और ये WHO की रिपोर्ट्स कहती है, भारत में करीबन 60% केसेस ऐसे होते हैं कैंसर के जो एडवांस स्टेजेस में पता चलते हैं। जैसे आपने बताया कि स्टेज 3 और स्टेज 4 में जाके पता चलते हैं, कि उनको जब तक पूरी तरह समस्या नहीं होती तब तक वो कैंसर को कैंसर नहीं मान पाते। तो सर ये कितना डिजास्टर्स है हमारी सोसाइटी के लिए, एंड लोग को क्या मेंटल शिफ्ट लाने की इसमें आवश्यकता है सर इस चीज़ को लेके? देखिए, बहुत सारे व्यापक परिवर्तन हुए हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि डिटेक्शन नाम के चीज़ से डर था, एक। नंबर 2, डिटेक्ट करने की प्रौद्योगिकी भी, और डिटेक्ट करने की प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज भी बहुत सीमित जगह पे अवेलेबल थी, केवल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, लार्ज सिटीज़ में उपलब्ध थी। अब इतने सारे जो सरकार ने कॉलेजेस भी खोले, इंस्टीट्यूशंस भी खोले, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस भी डिसेंट्रलाइज हो गए, तो मेरे ख्याल से अब प्रोफेशनली ट्रेंड मैन पावर ज़्यादा अच्छा उपलब्ध है।
आप अभी जो 60% की बात कर रहे हैं वो 3 दशकों के पहले 90% फिगर था कि इंडिया में 90% या 80% कैंसर्स लेट डिटेक्ट होते हैं। आज आप 60% पे आ गए और मेरे को लगता है ओवर द ईयर्स ये फिगर और कम हो जाएगा। जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी और आपके जैसे एफर्ट्स लोग तक आई थिंक पहुंचेंगे सो, और बहुत सारे हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वर्ल्ड वाइड डेटा देखें कि डेवलप कंट्रीज़ और अपने देश में, अब ब्रिजेंद्र जी, केवल 15% डिफरेंस है बिटवीन द खराब रिजल्ट और अच्छे रिजल्ट्स में। ओके तो अब इतना ज़्यादा अपन क्लोज पहुंचते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस डिसेंट्रलाइजेशन जो चल रहा है, कि वहाँ के नतीजे और अपने नतीजे 15% इन्फीरियर हैं इस समय। तो अगर ये प्रयास चलता रहा बाय पब्लिक पार्टिसिपेशन, तो आई एम श्योर ये नतीजे एट पार हो जाएंगे डेवलप्ड कंट्री। ग्रेट एंड वी डेफिनेटली बिलीव कि बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये हमारी जो जनरेशन है सर, जो अभी आगे आने वाली 10 to 15 ईयर्स जो देखने वाली है, वो हम मानते हैं कि वो जेन जी की तरफ भी हैं, बट धीरे धीरे अवेयर भी हो रहे हैं। आई डेफिनेटली बिलीव कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, हम लोग इस गैप को और कम से कम कर पाएंगे और हम और ज़्यादा बेटर अपनी हेल्थ केयर सिस्टम को बिल्कुल कर सर। पाएंगे, आपने बिल्कुल सही बोला, ये होएगा। ऐसे कौन से आपके नज़र में कोई एक ऐसे सिम्टम्स आप अगर डिफाइन करना चाहेंगे, एक या दो, जो लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता और वो सिम्टम बाद में जाके पता चलता है कि ये तो कैंसर था? ये देखिए, इसको तो बड़ा व्यापक प्रश्न है, पर इसको इस दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा कि कैंसर तो करीब करीब 200 प्रकार के हैं। ओके और शरीर में ऐसा कोई अंग ही नहीं है, ऑर्गन ही नहीं है जहाँ पे कैंसर नहीं हो सकता, सिवाय 2 ऑर्गन्स के। एक बाल, हेयर, जिसका आखिरी वाला एंड जहाँ अपन हेयर कट कराते हैं, उसमें कोई लाइफ नहीं है। लाइफ होता तो अपन एनेस्थीसिया में बाल कटाते, पर उसमें लाइफ ही नहीं है, तो वहाँ पे कैंसर नहीं हो सकता। दूसरा, नाखून का आखिरी एंड, जहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, जहाँ अपन नेल कट से कट करते हैं, उसको, उन 2 एरियाज़ को छोड़ के ब्रिजेंद्र जी, शरीर का कोई अंग ही नहीं है जहाँ पे कैंसर नहीं हो सकता। तो आपके सवाल का कि ऐसे 1 या 2 चिन्ह बताइए, जवाब इस दृष्टि से देना पड़ेगा कि जो लोग इग्नोर कर देते हैं, जो इग्नोर करते हैं या जो कॉमन है। अब common अपने है, यहाँ पे yes. अगर फीमेल्स में या लेडीज़ में देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है। बहुत पहले अलग टाइप का था, मैं उस टेक्निकल डिस्कशन में नहीं जाता हूँ। और बहुत बार लेडीज़ ये कहती हैं कि हमें ये गठान थी लेकिन ये दर्द नहीं करती थी। तो अगर कोई गठान ब्रेस्ट में हो और पेन नहीं करे, तो सबसे पहले तो आपकी ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ कि हर गठान जो दर्द नहीं करती वो कैंसर की है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन चेकअप कराने में नुकसान क्या है? तो पहला साइन तो हो गया कि आपको ऐसी कोई गठान फील हो तो कोई डॉक्टर को दिखा दीजिए जो दर्द नहीं करे। चाहे भले ही दर्द करे ना करे, हमें दिखा देना चाहिए, जहाँ तक ब्रेस्ट का सवाल है। और अगर दूसरे कैंसर की बात करें जो कि इंडिया में कॉमन है, वो मुंह एवं गले का कैंसर है। तो ऐसा कोई भी सिम्टम जो मुंह एवं गले से रिलेटेड हो, निगलने में तकलीफ़, आवाज़ में परिवर्तन, जो 3 हफ्ते से ज़्यादा हो, तो डॉक्टर को दिखा दो। डेफिनेटली सर। इसमें सर एक और पॉइंट मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि लोग की मानसिकता एक्चुअली हमारे देश में थोड़ा सा, हमें अपने, ये हमारे प्रयास भी है कि हम इस तरीके के पॉडकास्ट से लोगों को पब्लिक एंगेजमेंट और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ा सकें। लेकिन फिर भी आज के समय में जो हमारे यहाँ पे मानसिकता, वो जो मेन टेंडेंसी है कि जब तक समस्या एक लेवल पर नहीं पहुँच पाती कि जब हमें वो समस्या दिक्कत देने लगे, तब तक वो समस्या को समस्या नहीं मान पाते लोग। तो हमें इससे उठने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और कभी भी ऐसा कुछ सिम्टम दिखते हैं तो वी शुड। आपने बहुत अच्छी बात की, और आपके अपने आप मैसेज, आपके जो आपने बोला वही अपने आप में एक मैसेज है कि आप उतना वेट ही मत करिए, जहाँ पे दिक्कत बड़ी हो जाए आप पहले ही जाके चेकअप करें। अच्छा सर, ये क्योंकि हम जैसे हमारे देश में कहते हैं इंडिया इज़ द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी सर थ्रू आउट इन आवर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स भी है, और हर एक लेवल पे डाइवर्सिटी है हमारे देश में। तो और आजकल उस डाइवर्सिटी का गलत इस्तेमाल करके कुछ लोग जो है व्हाट्सएप पे या जो यूट्यूब पे या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जो गलत सजेशन देते हैं, तो लोगों को
कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये गलत सजेशन है या सही सजेशन है? क्योंकि अब सर आई माइट आपने सर इतने उसमें यूट्यूब चैनल हो सकता है इतना वो नहीं देख पाए होंगे, लेकिन इस ड्यूरिंग दिस रिसर्च आई कम टू नो कि देर आर मैनी क्वैक्स ऑल्सो हु आर गिविंग दीज लेसन्स ऑन कैंसर विदाउट एनी ऑथेंटिक वॉइस, तो हाउ पीपल शुड बड़ा ख़तरनाक मामला है, क्योंकि क्वैक की वजह से जितना नुकसान हुआ उतना और किसी की वजह से नहीं हुआ है। और अपने यहाँ अनफॉर्चुनेटली गाँव में तरह तरह के लोग रहते हैं जो जड़ी बूटी और वो सब तरह करते हैं। Yes, sir. और हर प्रांत, हर शहर में, इवन बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी बैठे हुए हैं जो डॉक्टर्स नहीं हैं। पढ़े लिखे लोग भी सर हाँ, उनके चक्कर में सर पड़ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से तो अपने को साइंस की तरफ ही झुकने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से अगर अपन यंगर जनरेशन की तरफ देखें तो वो झुकाव बहुत कम है, साइंस की तरफ झुकाव ज़्यादा है। तो अच्छा ये रहे कि अपन साइंस की तरफ झुकें। हाँ, और हर किसी बात पे विश्वास नहीं करें without बहुत checking the ज़रूरी है कि हर authenticity. किसी बात पे विश्वास करें। इसी में सर कोई क्या, अभी आपने जैसे बताया कि देर आर 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स, क्या कोई ऐसा कैंसर है जो मात्र हर्बल मेडिसिन और ट्रेडिशनल मेडिसिन से ही अलोन सिर्फ उससे ही सही हो सकता है? मेरे को तो आप ये बता दो कि अगर हर्बल मेडिसिन से पेशेंट ठीक हो जाते तो हम उन पेशेंट का क्यों उपचार नहीं कराते हर्बल मेडिसिन में? सीधी यही सवाल क्योंकि है सर। अल्टीमेटली हर डॉक्टर तो चाहेगा अपना पेशेंट ठीक हो जाए, है ना। और ये होता ज़रूर है कि अपन वहाँ भागने की कोशिश करते हैं जहाँ पे अपने को एक बड़ा प्रचार दिखता है कि यहाँ ये खाने से, ये पीने से आप ठीक हो जाते हो। और जब नुकसान होता है तो बहुत लेट हो जाते हो, देर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसको आप हर्बल मेडिसिन मात्र उसके भरोसे पे आप उसको सही करने का सोचें। कैंसर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर आपके बॉडी के सेल्स लगातार अनरेगुलेटेड वे में ग्रोथ होते रहते हैं और गांठ बना लेते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे। तो कैंसर को बहुत ही प्रोफेशनल डॉक्टर्स और प्रोफेशनल एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तो आप सही समय पर उसको डिटेक्ट करें और सही समय पर जाएँ। नहीं, एक आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश का एक ऐसा किस्सा है कि एक राजगढ़ करके ज़िला है मध्य प्रदेश में, जहाँ 2 या 3 दशकों पहले बड़ा प्रचार प्रसार हुआ कि वहाँ एक व्यक्ति हैं जो जड़ी बूटी से कैंसर का उपचार। हाँ सर, हम लोग ये पूछना भी चाहते थे कि कोई ऐसा किस्सा आपकी नज़र में है जो तो इस तरीके वही का किस्सा आया मैं हो? आपको बता देता हूँ। तो फिर मैंने इतना सब सुना, वहाँ पे कलेक्टर साहब ने उस व्यक्ति को गाड़ी दे दी कि पहाड़ पे जाके जड़ी बूटी निकालते हैं। तो मैं भी वहाँ पे चला गया और मुझे याद है कि एक छोटे से गांव में बस स्टैंड के पास में मैं पहुँचा तो मैंने पूछा कि वो कहाँ है। मैंने अपने आप को कुछ कि डॉक्टर हूँ या कुछ हूँ वो बताने का प्रश्न ही नहीं किया। और मुझे बताया गया कि कोने में एक व्यक्ति है जो जड़ी बूटी से इलाज करते हैं। तो सवेरे सवेरे का टाइम था, 8-10 लोग ही आए हुए थे। उसमें मेरे सामने एक दिल्ली से व्यक्ति आए हुए थे जो सफ़ेद पैंट और सफ़ेद शर्ट पहन के लाइन में खड़े थे। और वो व्यक्ति के प्यास में बहुत सारी पुड़ियाएँ बनी थी, वो उनको दे रहा था। मैं तो 10 लोगों के पीछे था, तो ज़्यादा सुनाई भी नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। तो मैंने उस व्यक्ति से ही बात कर ली कि आप कहाँ से आए हैं? बोले मैं दिल्ली से आया हूँ। उसे भी नहीं मालूम था मैं कौन हूँ। उसे लगा ये भी कुछ करने ही आया है, लेने आया है। मैंने कहा आप किसका इलाज करने आए हैं? तो बोले मैं अपनी वाइफ का इलाज करने आया हूँ। मैंने कहा आपकी वाइफ को कहाँ का प्रॉब्लम है? तो जैसे क्यों है ना, चल रहा है वहाँ पे जड़ी बूटी वाला बात कर रहा। मैं उससे बात, 20-25 साल हो गए। ओके सर। तो बोले कि मेरी वाइफ को ब्रेस्ट का कैंसर है। तो मैंने कहा आपने ऑपरेशन, सिकाई, इंजेक्शन वगैरह कुछ इलाज वगैरह? बोले सब हो गया। तो मैंने कहा सब हो गया। बोले कब हुआ? 3-1 महीने हो गए। तो मैंने कहा फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं ये भी इलाज कर लेता हूँ। तो मैंने कहा आप मेरे को एक सवाल का जवाब दे दो। बड़ा ऐसा तरीके से पूछा कि उसको ज़रा सा भी डाउट नहीं हो कि आपकी वाइफ अगर अच्छी हो गई तो आप क्रेडिट किसको दोगे? वो ऑपरेशन वाले को दोगे कि दिल्ली वाले सिकाई वाले को दोगे कि इनको दोगे? क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं इनको भी क्रेडिट दे दूँ? जब तक मेरी बीवी अच्छी हो जाए उसका फ़र्क पड़ता है। तो आप समझ सकते हो कि एक अनऑथेंटिक आदमी जिसका उपचार बिल्कुल बोगस था, उसको वो प्रामाणिकता मिल रही थी कि आगे लोग ये पूछेंगे ही नहीं कि आपने दिल्ली में ऑपरेशन भी करा लिया, सिकाई कराई, वो तो बताया नहीं। आपने राजगढ़ में सब इलाज कराने के बाद जड़ी बूटी खा ली और आप कह रहे हो कि इनकी जड़ी बूटी से मैं अच्छा हो गया, जबकि उस समय उनको कोई बीमारी नहीं थी, इलाज होकर के घर बैठी थी।
यही तो है सर कि अनफॉर्चुनेट है। पढ़े लिखे लोग भी सर ऐसे बातों की चपेट में आ जाते हैं इस डर में कि हाँ हम कुछ भी कर लेंगे इस चीज़ के लिए। एक और मिथ है हमारे समाज में कि जो टबैको यूज़र्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को ओरल कैंसर होता है, बाकी और लोगों को ओरल कैंसर नहीं होता। और क्या ऐसे और दूसरे लेसर नोन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ओरल कैंसर होता है सर? देखिए, ये 90% लोग जिनको माउथ एंड थ्रोट कैंसर हो रहा है, उसको एक सेगमेंट बोलते हैं माउथ एंड थ्रोट। केवल मुंह का भी नहीं, पर गले का भी, गाल का भी, जबान का भी, आवाज़ की डब्बी का भी, निकलने की नली का भी, ये सब। और हाई सोसाइटी के स्ट्रेटा में भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल गरीब लोगों को हो रहा है, बहुत सक्षम और बहुत अच्छे लोग जो हैं आर्थिक रूप से, उनको भी हो रहा है। तो 90% कैंसर तो टोबैको का यूज़ करने वालों को हो रहा है। अगर अपन 100 कैंसर के मरीज लें जिनको मुंह एवं गले का कैंसर हो, और उनकी अगर अपन एपिडेमियोलॉजिक स्टडी करें कि आप में से कितने लोग तंबाकू खाते थे, तो 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो तंबाकू खाते थे, लेकिन 10% मरीज ऐसे मिलेंगे जो कुछ खाते ही नहीं थे तंबाकू, जैसा आपने कहा। तो वो ऐसा ग्रुप है जहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। एक फैक्टर तो ये आ जाता है कि आपका माउथ का हाइजीन कैसा है, पुअर ओरल हाइजीन इज़ वन ऑफ द रीजंस। दूसरा, क्या कोई नुकीला दांत है जो आपके गाल को बार 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 कुरेद रहा है, जैसे एक हथौड़ी एक लकड़ी को कुरेद रही है, तो बार 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 बार, तो आपको एक जख्म डेवलप हो रही है। और बाकी जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस की अगर बात करें, तो आज जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, HPV, जिससे कि यूट्रस के निचले भाग सर्वाइकल कैंसर हो रहा है। आज की तारीख में अमेरिका में 90% माउथ एंड थ्रोट कैंसर HPV और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कैंसर से हो रहा है। तो इसलिए अब तो इंडिया में भी ये देखने की ज़रूरत है कि चेंज हो रहा है तरीका। फैक्ट है सर, और लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में सजग होना चाहिए बहुत कि बहुत होना, थोड़ा नहीं चीज़ों बहुत को, ज़्यादा। हाँ, कि अपना ओरल हाइजीन इज़ लाइक इट्स अ गेटवे ऑफ योर बॉडी एंड अगर हम गेट को ही अगर हम साफ़ नहीं रखेंगे तो समस्या तो और बढ़ती जाएगी। Sir, during our research, we came to know about the technique called photobiomodulation therapy, sir, PBMT, sir. ये कैंसर के ट्रीटमेंट को कैसे बूस्टअप करता है और क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और अगर हैं तो उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है सर? देखिए, फोटो बायोमॉड्यूलेशन थेरेपी हमने जो इंदौर कैंसर फाउंडेशन जिसका आपने उल्लेख किया, उसका जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी, जो हम इंदौर के पास 10 एकड़ ज़मीन में एज अ नेशनल सेंटर फॉर माउथ एंड थ्रोट कैंसर के रूप में डेवलप कर रहे हैं, अंडर अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉट अंडर कॉरपोरेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे हमारे फ्रेंच डॉक्टर्स और ने हमको ये कहा कि हमारे यहाँ पे सिकाई और रेडिएशन की वजह के साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए हम लोग फोटो बायोमॉड्यूलेशन थेरेपी, जिसका आपने बड़ा सटीक उल्लेख किया, उसका इस्तेमाल करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है ब्रिजन जी कि आपने पॉइंट को लिया है, क्योंकि फ़ोटो बायोमॉड्यूलेशन थेरेपी की जब हमें फ्रांस के डॉक्टर से जानकारी प्राप्त हुई, तो ये समझ में आया कि एक प्रकार का लो एनर्जी लेज़र है, एक रेड लाइट है जो आपके बॉडी में जाता है, जिसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन वो उस एरिया को अगर अपन रेगुलरली ड्यूरिंग सिकाई, जिसको रेडियोथेरेपी बोलते हैं, या जो इंजेक्शन जिसको कीमोथेरेपी बोलते हैं, जब मुंह में छाले होते हैं, जो आपने जैसे कहा साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कैंसर के उपचार के दौरान जो दुष्प्रभाव हैं, वो जब होते हैं तो वो छाले बड़े दर्दनाक होते हैं। इनफैक्ट इतने दर्दनाक होते हैं कि आप मुंह से दवाई भी कैसे लोगे, और कितनी बार आप इंजेक्शन लोगे कि एक के बाद एक 4-4 घंटे में आप इंजेक्शन ले रहे हो। तो इंदौर कैंसर फाउंडेशन में फोटो बायोमॉड्यूलेशन थेरेपी को हमने एकदम ऊपर के पेडेस्टल पे रखा है, और हम सिकाई के दौरान पेशेंट को निःशुल्क फोटो बायोमॉड्यूलेशन थेरेपी दे रहे हैं। वो मशीन भी 4 या 5 लाख रुपए की किसी ने डोनेशन में हमको दी,
और वो मेरे ख्याल से इंडिया के वन ऑफ द फर्स्ट मशीन्स होगी। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे नहीं मालूम कि कहीं और लगी थी या नहीं लगी। और हमने ये देखा कि पेशेंट को सिकाई और रेडिएशन के दौरान जो मुंह एवं गले में तकलीफ़ थी, इवन गले में भी हो तो बाहर से ही उसको लगा देते हैं, तो निगलने में तकलीफ़ दूर हो जाती है। और बहुत सारे एल्डरली पेशेंट्स आए मेरे पास जिनको मालूम भी नहीं है, क्योंकि वो करने वाले दूसरे लोग रहते हैं, मैं अलग सर्जिकल क्षेत्र में हूँ। और मैंने उनसे 8 दिन पहले पूछा कि आपने फोटो बायोमॉड्यूलेशन थेरेपी करी, कितना फ़र्क पड़ा? उन्होंने कहा बहुत फ़र्क पड़ा, पहले तो निगल ही नहीं पाता था, अब मैं निगलने में भी आसानी हो गई। तो ये ऐसी टेक्निक सर मेरा मानना है, हमारा मानना है कि सर जनमानस में ये आम बात होनी चाहिए, टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए, ताकि लोगों को आइडिया हो कि मैं किस चीज़ का ऑप्शन है मेरे पास में। सेम ऐसी सर अगर कुछ और हम इस फील्ड की हम टेक्निक के बारे में बात करें, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी, देर आर 2 टाइप्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी, एक 3D CRT, कन्फॉर्मेशनल रेडिएशन थेरेपी, एंड इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी। तो ये थेरेपी के सबसे पहला सवाल सर, इनके बीच में एक डिस्टिंक्ट मेन डिफरेंस क्या है, और दूसरा इन दोनों में से कौन सा बेटर है अगर लोगों के पास ऑप्शन है, इफ़ दे हैव मनी? अभी तो लाइक इंदौर में आप तो खैर सर काफ़ी उसमें फ्री उसमें करते हैं, लेकिन थ्रू आउट इंडिया एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड लोगों के पास अगर ऑप्शन है दोनों में से कि 3D CRT लें या फिर IM RT लें, तो किस तरफ लोगों को जाना चाहिए सर? देखिए, जिस थेरेपी से आपको मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स और बेटर रिजल्ट्स हों वो थेरेपी लेना चाहिए। और इसमें IMRT इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि आप उसके ऊपर में एक प्रिसाइज फोकस्ड, एक पेंसिल के बीम के माफिक रेडिएशन दे सकते हैं। तो बहुत फ़र्क है, एक टॉर्च सरीखा लाइट है और एक पेंसिल के बीम सरीखा लाइट है, तो आपके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं। और IMRT से भी ज़्यादा अच्छा इंटेंसिटी IGRT करके एक ट्रीटमेंट है। और ये सब डिपेंड रेडिएशन थेरेपी के डॉक्टर्स पे पड़ेगा कि आपको IMRT ठीक है, IGRT ठीक है। 2D CRT और 3D CRT ये एस्टेब्लिश टेक्निक हैं। आज कोबाल्ट की थेरेपी भी अपने हाथ में देश में दी जाती है, जिसमें रेडिएशन सोर्स हर 5 साल 10 साल में चेंज होता है। लेकिन आपने रेडिएशन, चूँकि 90% कैंसर के पेशेंट्स को अपने उपचार के दौरान में रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है, लगभग 90%। मैं एकदम दावे से तो नहीं कहता हूँ, क्योंकि कई बार कंबाइंड ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इसमें रेडिएशन की चॉइस के करते टाइम जो रेडिएशन की मशीन कम से कम साइड इफ़ेक्ट और बेटर उपचार देवे, और उसमें IMRT इज़ अ बेटर ऑप्शन। IMRT इज़ अ बेटर ऑप्शन सर, बिल्कुल करेक्ट सर। एंड Indore Cancer Foundation है सर, देयर आर मल्टीपल इनिशिएटिव दैट हैव टेकन फ्रॉम ICF। इसमें सर कई हज़ार आपने फ्री कैंप्स लगाए हैं सर MP के रूरल एरियाज़ में, और कैंसर सर्जरीज भी की हैं सर विदाउट एनी प्रॉफिट। तो इस रूरल एरिया में जैसे आपने इनिशियली जिक्र किया झाबुआ का, अलीराजपुर, या जो ऊपर की तरफ जो हमारे नॉर्थ में नीमच, मंदसौर, या राइट में भी जो ट्राइबल बेल्ट से खास करना, तो वहाँ सर आपने इन सब कामों के दौरान आपको क्या क्या मेन चैलेंजेस जो इनकाउंटर हुए हैं, वो कुछ आप चैलेंजेस अगर नोट डाउन आप किए हों तो आप बता सकते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत थी कि गरीब से गरीब आदमी आज शासकीय इलाज की सिस्टम में जाता है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी पार्ट हो। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर तो गवर्नमेंट की हेल्थ डिलीवरी सिस्टम में जाता है, क्योंकि उसको वहीं पे उम्मीद लगती है कि यहाँ कम से कम पैसे लगेंगे। और ये सही भी है कि गवर्नमेंट उसमें इतने पैसे लगाती है, डॉक्टर्स भी गवर्नमेंट सिस्टम में अवेलेबल हैं। तो हमने इंदौर कैंसर फाउंडेशन के साथ में गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ में टीम वर्क और पार्टनरशिप करी। और जहाँ तक इंदौर कैंसर फाउंडेशन का सवाल है, इंदौर कैंसर फाउंडेशन एक मूवमेंट है और ये एक टीम वर्क है। और इस टीम वर्क में एक व्यक्ति का रोल नहीं है, पूरी टीम का रोल है। तो जब हमने कैंप लगाने की शुरुआत करी तो हमको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का जो बेस था वो मिला। और जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का बेस मिला तो 2 अलग अलग चीज़ें हुई।
हमने डॉक्टर्स के नॉलेज के लेवल को भी धीरे धीरे रेज किया, उनको भी बहुत सी चीज़ें नहीं मालूम थी जो हम कर पाए। हमने वहाँ के पैरामेडिकल लोगों को घर पे कैंसर के अंतिम अवस्था के मरीजों की कैसे देखभाल की जाए उसके ऊपर भी बेनिफिट किया, ट्रेनिंग दी। और हमने फ्री सर्जिकल कैंप भी लगाए, जैसा आपने कहा कि कई हज़ार कैंप लगाए। और मैंने ये देखा कि एक बड़ा डॉक्टर या अच्छा डॉक्टर केवल बड़े शहर में नहीं रहता, वो आपको एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी मिल जाता है और बड़ा प्रभावित करता है कि इतने लिमिटेड सोर्सेज के साथ भी ये आदमी सही टाइम पे आता है और आखिरी पेशेंट को देख के जाता है। पर वो लाइफ में कभी लाइमलाइट में नहीं आता, वो अपने एक सिंगल लाइन में लाइफ को लिव करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में कैंसर के कुछ ऐसे पेशेंट्स भी देखे जिन पे अगर आप परमिशन दे तो मैं आपको 2 किस्से बताना चाहूँगा। कि एक तो हमने झाबुआ में कैंप लगाया, वन ऑफ द फर्स्ट कैंप्स इन ट्राइबल एरिया, जहाँ पे एक बहुत छोटी उम्र की 15-16 साल की बच्ची अपने फादर के साथ थी। फीमेल चेकअप का कैंप था और उसको छाती में गठान थी और वो बच्ची दिखने में बहुत खूबसूरत थी। आज से 1 साल पहले 30 साल पहले की बात होगी। तो नर्सेज रहती हैं, लेडी डॉक्टर्स रहते हैं, पिताजी को बाहर करके हमने उसको चेकअप किया। तो उसको मेरे ख्याल से इतनी बड़ी एक गठान महसूस हुई ब्रेस्ट में, और उसको फिर चेकअप करने के बाद मैंने उसके फादर को बुलाया और क्योंकि उनकी ट्राइबल लैंग्वेज रहती है, समझ में नहीं आता अपने को क्या बोल रहे हैं, तो उनको मैंने पूछा कि इसको ये कितने दिन से है। बोले ये अभी पिछले 3-4 महीने से बड़ी हुई है गठान। मैंने इसका, क्योंकि सारे कल्चरल सवाल पूछना पड़ते हैं कि पर्सनल लाइफ क्या है, शादी हो गई या नहीं हुई, 16-17 साल की बच्ची होगी वो, तो नहीं शादी कैसे करेगी, शेप ब्रेस्ट का ख़राब है, ब्रेस्ट का शेप ख़राब था। तो हमने ये निर्णय किया कि मैं वो ऑपरेशन करूँगा। तो उस टीम वर्क के साथ मिल कर के हमने वो ब्रेस्ट का ऑपरेशन करके कॉस्मेटिक इंसिजन लेके, ताकि उसका ब्रेस्ट का शेप ख़राब नहीं हो, वो गठान निकाल दी जो कैंसरस नहीं थी। दूसरे दिन उसका जब शेप, दोनों शेप ब्रेस्ट के एक समान हो गए, तब उसको बिठा के उसके सामने नर्स के साथ पूछा कि अब आपके ब्रेस्ट को देखो। तो जब उसने अपने ब्रेस्ट को देखा तो जो उसने हमें स्माइल दी, वो स्माइल का सेटिस्फैक्शन लाखों करोड़ों रुपए के बराबर भी नहीं है, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि उसको वो चीज़ मिल गई जो उसको चाहिए थी, नहीं तो वो ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करती। डेफिनेटली सर। और इसमें इनफैक्ट कई सारे ट्रेडिशन जो थोड़ा इस तरीके के बेल्ट हैं सर, ट्राइबल बेल्ट है, तो कई बार वो इस चीज़ को ना किसी और चीज़ से भी एसोसिएट कर देते हैं। ऐसी जैसे अगर बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी आ गई तो ये ऊपर वाले ने जो है ये डिफॉर्मिटी दी है, तो हम भी इसको नकार दें और इसको गाँव से बाहर निकाल दें। होता है, इतना भी सर हमारे देश में होता है सर। तो इट्स अ ग्रेट एफर्ट, मैं लिटरली सैल्यूट करता हूँ सर, क्योंकि उस दूर दराज में जाके एक इस लेवल के प्रोफेशनल को मतलब जाके गाँव में कैंसर सर्जरी करना, इट इज़ अ सर वेरी रेयर थिंग सर, जो हमारे देश में अभी बहुत नहीं, कम है सर। मेरे ख्याल से उसमें टीम वर्क भी मिला, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का भी सहयोग मिला। यस सर। एंड सर ये अभी यू टॉक अबाउट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, नाउ व्हेन वी सी द this budgetary phase of the medical sector or the healthcare sector in our India, our government is allocating only 1.5% of the budget or the GDP to the healthcare sector. तो जबकि अगर हम यही रेशियो अगर हम किसी डेवलप कंट्रीज़ में हम बात करते हैं, नॉट जस्ट डेवलप कंट्रीज़, इनफैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हमारे साथ के लेवल में खड़ी रहती हैं, उनका भी जो हेल्थ केयर सेक्टर पे जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो क्या हमें एक ओवरऑल पॉलिसी चेंज की हमें एक आवश्यकता है? और दूसरा, जितना पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आता है स्टेट गवर्नमेंट को या डिफरेंट स्टेट फंक्शनरीज़ को, उसका बेहतर से बेहतर कैसे इस्तेमाल ग्राउंड लेवल पे किया जा सकता है सर? देखिए, एक्चुअली इसमें कोई शक नहीं कि हेल्थ केयर सिस्टम में जितना पैसा आना चाहिए उतना पैसा नहीं आ पाता। ये भी सही है कि एक्चुअली वो पैसे का यूटिलाइजेशन भी जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और अगर अपन डेमोग्राफिक और एपिडेमियोलॉजिक फैक्टर्स देखें तो कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो केरला में बहुत कॉमन है
जो आपको नॉर्थ इंडिया में बहुत कम दिखेंगे। कुछ कॉमन ऐसे कैंसर्स हैं जो आसाम में बहुत कॉमन हैं, लेकिन आपको दूसरे एरियाज में नहीं दिखेंगे। They are associated with the geographical factors. जोग्राफिकल फैक्टर्स एंड दे आर एसोसिएटेड विद एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो मेरे को लगता है कि इस टाइप के अगर नोडल कैंसर सेंटर पे फोकस हो जाए कि इस टाइप के कैंसर के सेंटर्स हों जहाँ पे कॉमन कैंसर्स पे, वहाँ के कैंसर्स के ऊपर में केंद्रित मैन पावर पे ट्रेनिंग पे खर्च किया जाए, वहाँ नॉर्थ ईस्ट के डॉक्टर्स को वहाँ के कॉमन कैंसर, इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे कैंसर्स का ट्रेनिंग नहीं हो, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। बट उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया वाइज। करेक्ट, क्योंकि एक्सपर्टाइज उस एरिया के जरा ज़्यादा नंबर हो जाएंगे तो देखभाल अच्छी हो जाएगी। दूसरा क्या है कि ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि एक्चुअली कुछ शिफ्ट और कुछ इम्प्रूवमेंट तो हुआ है आयुष्मान योजना के अंतर्गत, और आज आयुष्मान योजना ने मेरे दृष्टिकोण से, मैं किसी बायस के साथ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई किसी से कोई लीनिंग या वो नहीं है, गरीब पेशेंट को बहुत बड़ी आशा की किरण दी है और एक नया एक वो हुआ है, और अब तो एल्डरली लोगों को भी आयुष्मान मिल रहा है किसी भी एज ग्रुप। नहीं, दिस इज़ अ फुली एग्रीबल स्टेटमेंट सर, और ये इससे हम आप नहीं, इनफैक्ट सर देश के मैक्सिमम जो जनता है इससे एग्री करती है कि आयुष्मान योजना जो है इन द फील्ड, उसने जो हमारा जो लोअर स्ट्रेटा है सर, उसको कम से कम एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे दी है कि हाँ, कम से कम मैं 3 से 4 लाख या 5 लाख तक का जो है, मैं अगर एडमिट हो गया तो बहुत ज़्यादा लोड मेरी फैमिली। रिवॉल्यूशनाइज है, हाँ, रिवॉल्यूशनरी है। तो एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेप है जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया है आयुष्मान योजना के तहत, और इसको हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथन अप करने की आवश्यकता है, क्योंकि सर हमारा देश है सर, तो इसमें थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में कई बार दिक्कत भी होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सर कि आयुष्मान योजना के तहत उन्होंने हॉस्पिटल्स ने या इलाज कर दिए, उनका बिल पेंडिंग काफ़ी सालों तक पेंडिंग चला रहा। तो एक फैक्टर रहता है कि आयुष्मान योजना को कई सारे हॉस्पिटल जो है अभी भी उस चीज़ को लेके थोड़ा सा रिलक्टेंट रहते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है, डॉक्टर्स के हॉस्पिटल के लेवल पे ये शिकायत जरूर है, ये शिकायतें रहती हैं, तो हमें थोड़ा सा उस लेवल पे भी सुधार की आवश्यकता है। एट द सेम टाइम पब्लिक पार्टिसिपेशन में भी हमें इसमें आवश्यकता है कि जो सही व्यक्ति है उनको आयुष्मान का बेनिफिट मिले। हाँ, सही व्यक्ति को आयुष्मान का बेनिफिट मिले, रादर देन कि हाँ, हमने सिर्फ एक पैसा बचाने के चक्कर में हम उसको कर रहे हैं, तो वी शुड ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू इट। एंड सर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग लाइक, जैसे एक बहुत बड़ा मिथ है सर कि कैंसर जो है कंटेजियस है। कैंसर किसी को पता चल जाता है हमारी सोसाइटी में कि भाई इसको कैंसर हो गया तो उसको घर बार में भी अकेला छोड़ देंगे, फ्रेंड्स लोग भी अकेला छोड़ देंगे, और वो अपने आप को भी आइसोलेटेड फील करने लगता है, जिससे और ज़्यादा उसकी कंडीशन वर्स होने लगती है। तो क्या सोसाइटी लेवल पर और हमें अपनी मानसिकता लेवल पर ऐसे क्या शिफ्ट, कैसे सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है कि कैंसर इज़ नॉट कंटेजियस, एंड विद द प्रॉपर सपोर्ट एंड केयर फ्रॉम द फैमिली एंड द फ्रेंड सर्कल और सोसाइटी सर्कल है, उससे वो इम्प्रूव हो सकता है सर। नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने। एक्चुअली कई सालों पहले तो लोग ये बोलते थे कि इनको, जो हमारी दादी हैं, अब इनको कैंसर हो गया तो हमारे बच्चों पोतों के साथ में बिठा के खाना खिलाएं कि नहीं खिलाएं, साथ में बिठाएं कि नहीं बिठाएं, इनको अलग रखें, ऐसा करें वगैरह वगैरह। तो बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि कैंसर अगर कंटेजियस होता तो नहीं, हमें नहीं लगता कि हमारे पेरेंट्स भी हमको कैंसर इंस्टीट्यूट में भेजते, क्योंकि उस समय तो कुछ ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, डॉक्टर्स और नर्सेज भी कैंसर हॉस्पिटल में काम नहीं करते। तो इनफैक्ट ये तो बहुत बड़ा मिथ है, और अगर आप ये देखें तो ये फैक्ट है कि कैंसर कंटेजियस नहीं है, और ओनली वे टू स्प्रेड इट पब्लिक अवेयरनेस का ही तरीका है, क्योंकि ना तो आपको टच करने से कैंसर होता है, ना साथ में भोजन, बल्कि इनफैक्ट अगर एक कैंसर का पेशेंट के साथ में बैठ के परिवार वाले खाना खाएं तो जो फीलिंग उसको मिलेगी, जो कंपैशन, जो उसको सपोर्ट सिस्टम मिलेगी, वो एक अलग लेवल का होगा सर, डेफिनेटली सर। इनफैक्ट मैं इसमें सर एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि कई बार सर मैं एक आम मिडिल क्लास लोग की मानसिकता के बारे में हम बात करते हैं कि जैसे उनको पता चल जाता है कि भाई पर्टिकुलर कोई एल्डरली पर्सन है, उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया, या कोई 50s में है, उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो उनको लगता है कि इनके ऊपर हम पैसा और ज़्यादा क्यों वेस्ट करें। एक फीलिंग में सर, आई एम थोड़ा बिट रूड सर, बट इट्स अ फैक्ट, इट्स अ सोसाइटी ऐसे ही सोचती है कि हम इनके ज़्यादा पीछे वो क्यों पैसा वेस्ट करें। तो ये जो मिथ है सर कि कंटेजियस है, तो इसको किस हद तक हमारी सोसाइटी में ये इंग्रेव कर, आपके नॉलेज में सर ऐसा कोई केस आया हो
कि जिस सिर्फ इस मिथ के कारण किसी ने अपनी जान गंवा दी हो, एकदम एडवांस स्टेज पे आपके पास आया हो सर ऐसा? नहीं, देखिए अब इतने सारे कैंप लगा दिए, मेरे ख्याल से हमने ऑलमोस्ट 3 लाख लोगों का डिटेक्शन किया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पार्ट्स ऑफ यूपी, गुजरात, है ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया। तो देखे तो बहुत सारे कैंसर्स के हैं, और इतनी देर बात करने को मिलता भी नहीं है जब आप जाते हो और 500 600 पेशेंट आप एक दिन में एक पूरी टीम के साथ देखते हो, अकेले नहीं, पर देखते हो तो आपको सोशो इकोनॉमिक या साइको सोशल टॉक तो नहीं कर पाते हो। लेकिन ये सही है कि ये मिथ को दूर करने का एकमात्र तरीका है कि ज्ञान को डिसेंट्रलाइज किया जाए। इसलिए हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करे, डॉक्टर से भी बात करी, समझने की कोशिश करी क्या है क्या नहीं है। और इनफैक्ट इसका एकमात्र तरीका तो यही है कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा, लोगों का अवेयरनेस भी बढ़ेगा और लोगों को समझ में आ जाएगा। और जहाँ तक सेकंड थर्ड स्टेज की भी बात है, छोड़ना इलाज करना, मतलब बेसिकली अगर आप अंतिम अवस्था के मरीज भी देखें तो ये कहावत है कि उनका तो बड़ा पेनफुल डेथ होगी, पर ऐसा नहीं है। आज पैलिएटिव केयर भी है, सिम्टम कंट्रोल भी है, पेशेंट की देखभाल की जा सकती है, पेशेंट बड़ा पेनलेस अपने अंतिम अवस्था में भी अपना लाइफ को लिव कर सकता है। इंदौर कैंसर फाउंडेशन में तो हमने पैलिएटिव केयर सेंटर बना रखा है अंतिम अवस्था के मरीजों के लिए। And sir, you are also visionary behind this Indian Institute of Head and Neck Oncology. तो सर ये हेड एंड नेक का जो कैंसर है, ये बाकी कैंसर से कैसे डिफर करता है और इसके अर्ली साइंस क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा हेड एंड नेक कैंसर, मतलब इनफैक्ट मेरा ओवरऑल ट्रेनिंग तो टोटल ऑल कैंसर्स में हुआ है। मैंने ऑलमोस्ट 6000 ब्रेस्ट कैंसर के ऑपरेशन किए हैं, और यहाँ एक उल्लेख भी करूँगा, अपन बाद में बात करेंगे शायद। पर अगर आप हेड एंड नेक कैंसर की बात करें तो माउथ एंड थ्रोट कैंसर, लिप कैंसर, टंग कैंसर, चीक कैंसर, जबड़े का कैंसर, आवाज़ की डब्बी का कैंसर, ये सब हेड एंड नेक कैंसर में आता है। इंडिया का ये ऑलमोस्ट मेल पॉपुलेशन में कॉमनेस्ट कैंसर है। एवरी थर्ड पेशेंट कैंसर पेशेंट इन इंडिया, एवरी थर्ड कैंसर पेशेंट इन इंडिया सफरिंग फ्रॉम हेड एंड नेक कैंसर। तो ऑलमोस्ट मतलब बहुत सीरियस इशू है। और तंबाकू खाने से 90%, तंबाकू का शराब के साथ सेवन करने से इंसिडेंस ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि शराब तंबाकू में कैटलिस्ट का काम कर रही है और लाइफस्टाइल से भी लिंक्ड है। तो इसलिए एक चीज़ ये है। कैसे डिफ़र करता है? डिफ़र इसलिए करता है कि माउथ एंड थ्रोट कैंसर में आपको जवान का कैंसर हो गया तो आप ठीक से बोल नहीं पाओगे। अगर आपको गले का कैंसर हो गया तो आप निगल नहीं पाओगे। अगर किसी को चीक का कैंसर हो गया तो दिखने में प्रॉब्लम हो जाएगा कि ये भाग निकल जाएगा। अगर आवाज़ का कैंसर हो गया तो आवाज़ की डब्बी निकालना पड़ सकती, तो बोल नहीं पाओगे। तो कॉस्मेटिक, फंक्शनल सब इफ़ेक्ट हैं। इसलिए हमने इंडिया के कॉमनेस्ट कैंसर का एक नेशनल सेंटर बनाया है, जहां हम प्रिवेंशन, डिटेक्शन, ट्रीटमेंट, रिसर्च, रिहैबिलिटेशन सब कर रहे हैं। और 10 एकड़ ज़मीन राज्य शासन ने दी है, और ऑलमोस्ट ऑल इक्विपमेंट्स इंदौर कैंसर फाउंडेशन के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी में या तो ग्रांट में मिले हैं या दान और अनुदान में मिले हैं। तो हमको उसमें बड़ी सुविधा हुई है कि हम उपचार लोगों का कम से कम खर्चे में कर पा रहे हैं, और आयुष्मान के अंतर्गत भी कर पा रहे हैं। विविध तरह के आप इसी तरीके से और इसकी तरह आगे बढ़ते रहें और लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहें। सर, नाउ वी टॉक अबाउट द टॉपिक ब्रेस्ट कैंसर। सर, ब्रेस्ट कैंसर को लेके सर कई सारी भ्रांतियाँ हैं। सर, पहली भ्रांति कि ये एक लेट एज में होता है, या जो आफ्टर 40s की जो उसमें होता है, अर्ली एज में नहीं होता। दूसरी भ्रांति कि ये सिर्फ वुमेन को होता है, मेन को नहीं होता। ऐसे सर और भी ब्रेस्ट कैंसर को लेके लोगों में स्टिग्मा है। दूसरा, एक तो आज के डेट में, क्योंकि एक स्टिग्मा सोसाइटी में ये भी है कि आम तौर पे महिलाएं फ्री फील नहीं करती हैं इसके बारे में बात करने में। वो बहुत मुश्किल हुआ तो किसी अपने बहुत क्लोज वन से जाके, और डॉक्टर तक पहुंचने में उनको बहुत समय लग जाता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है। तो हाउ डू यू एड्रेस दीज इश्यूज सर? पहला, जैसे जो मिथ हमने डिस्कस किए, और फिर लोगों की मानसिकता के। तीनों पॉइंट्स आपके पर्टिनेंट हैं। तो मतलब ये तो पब्लिक डोमेन में है कि मैं अप्रॉक्सीमेटली 6000 ब्रेस्ट कैंसर के ऑपरेशन कर चुका हूँ। और जहाँ तक यंग एज ग्रुप का पेशेंट है, रेयर है यंग एज ग्रुप में, तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं हर ऑडियंस के हर मेंबर को कहूँगा कि ऐसा
किसी भी एज में हो तो यंग एज में हो सकता है, बहुत असामान्य है। लेकिन 22, 23, 25 साल के एज में भी ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट देखे हैं। अर्बन, एलीट, कॉरपोरेट बैकग्राउंड के बच्चियां देखी हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर है। और इसलिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि 40 या 45 इयर्स में ही होता है। नंबर 1, किसी भी एज में हो सकता है। क्या इसका सर रिलेशन मीनोपॉज से है सर? मीनोपॉज तो बहुत लेट होएगा, क्योंकि मीनोपॉज का संबंध तो मीनोपॉज से तो बात की अपन तो अभी एज ग्रुप के पहले बात कर लेते हैं कि यंग एज ग्रुप में जो कैंसर है, तो हर फैमिली मेम्बर को ये देखना पड़ेगा कि अगर किसी 20, 19, 18 ईयर की बच्ची को कोई इशू हो रहा है तो उसको निगलेक्ट और इग्नोर नहीं करें, डॉक्टर को, लेडी डॉक्टर को या आपके भरोसे के डॉक्टर को दिखा सकते। सेकेंड इशू ये हो रहा है कि बहुत से लेडीज़, बच्चियाँ, बाइयाँ अपने आप को चेकअप ही नहीं कराती, क्योंकि जैसे आपने और मैंने डिस्कस किया ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट कि लोगों को ब्रेस्ट के लंप कभी दर्द ही नहीं करती। तो शुरुआती स्टेज में दर्द नहीं करती तो आप तब तक इंतज़ार करते हो जब तक वो बहुत बड़ी हो जाती है। और थर्ड चीज़ ये है कि इंडिया में अब जो डेमोग्राफिक और एपिडेमियोलॉजिक पिक्चर आ रहा है उसमें बच्चियों को पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं, मिनार्की जल्दी आ रही है और मीनोपॉज लेट हो रहा है। तो एक्चुअली आपका जो रिप्रोडक्टिव या आपका जो हार्मोनल साइकिल है लंबा हो गया है, और उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस और ओवेरियन कैंसर का, अंडाशय के कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा है। इसके साथ ही बहुत सारे लाइफस्टाइल मैटर्स हैं, ओबेसिटी है, फैटनेस है, डाइट कंट्रोल है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है। 10% ब्रेस्ट कैंसर्स जेनेटिक होते हैं, लेकिन ओनली 10%। तो सबको, और मैमोग्राफी तो बिल्कुल भी नहीं 40 इयर्स तक, लेकिन सोनोग्राफी तो ब्रेस्ट के भरोसे में कोई भी किसी भी एज में कराई जा सकती है। सर, एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेल ब्रेस्ट कैंसर, तो काइंडली शेड सम लाइट ऑन मेल ब्रेस्ट कैंसर। जैसा होता है कि एक्चुअली मेल ब्रेस्ट कैंसर इज़ देयर, लोगों को, पुरुषों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, लोगों को पता ही नहीं होता सर, ये पता ही नहीं होता। और बहुत अच्छा है कि आपने इसको क्योंकि लोग सर रिलेट करते हैं ब्रेस्ट इक्विवेलेंट टू वुमेन, तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वुमेन के लिए होता है। सही बात है। लेकिन एक्चुअली डेटा ये बताता है कि हर 100 फीमेल ब्रेस्ट कैंसर में 100 फीमेल ब्रेस्ट कैंसर में 1 मेल ब्रेस्ट कैंसर है। तो इतना रेयर भी नहीं है, पर इंसिडेंस बहुत कम है, पर होता है। और ज़्यादातर केसेस में निपल से ब्लीडिंग होता है मेल ब्रेस्ट में, बनियान ख़राब हो जाती है, कभी कभी इचिंग बहुत होती है, स्क्रैचिंग होती है, उससे भी ब्लीडिंग होती है। और चूँकि मेल ब्रेस्ट कैंसर में एज़ कम्पेयर टू फीमेल ब्रेस्ट कैंसर फैट कम रहता है, इसलिए बहुत तेज़ी से फैलता भी है। इसलिए जल्दी से डिटेक्ट हो जाए तो नतीजे अच्छे हैं, पर देयर इज़ नो डाउट कि अवेयरनेस की ज़रूरत है इसमें सर। बिल्कुल, डेफिनेटली सर। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दिस मिस इन्फॉर्मेशन जिसने अभी घेरा हुआ है पूरे समाज को सर। क्योंकि सर आज की डेट में व्हाट इंडिया हैज़, इंडिया के पास जो सबसे बड़ी पावर है वो है इंडिया का यूथ। इतनी ज़्यादा यंग पॉपुलेशन सर, लाइक फ्रॉम 16 टू एज द एज ऑफ 42 और 45, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वी आर ऑलरेडी पॉपुलस, बट यूथ के मामले में हम सबसे ज़्यादा आगे हैं, जो कि एक सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। और यूथ, आज का हमारा यूथ बहुत ज़्यादा हद तक प्रभावित होता है हमारे ये जो जितना भी मोबाइल पर जो फॉरवर्ड्स हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं, इंस्टाग्राम पे, अलग प्लेटफॉर्म पे, जबकि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन और अनऑथेंटिकेटेड, अनवेरीफाइड उसमें क्लेम्स आते रहते हैं कि आप ये कर लो तो ये कैंसर आपका ठीक हो जाएगा, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। तो लोगों को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ से बचने की, और क्या ऐसी सावधानी उनको बरतनी चाहिए कि ये चीज़ से वो इफ़ेक्ट ना हो सर? देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो गया है। कभी कभी आप सोशल मीडिया में एकदम कुछ ऊटपटांग रिपोर्ट सुन लेते हो और आपको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कहाँ से फ्लोट हो गई, पूरा हैवॉक भी क्रिएट कर देती है बिना सिर बिना पैर की। और इनफैक्ट अगर आप एक बिजी प्रोफेशनल हो तो आपको बड़ा बुरा लगता है कि इसको किसी न किसी को तो डिनायल करना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल से हर सोशल ग्रुप में एक एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए जो उसको फ़िल्टर करे। और मेरे ख्याल से आज यंगर जनरेशन, जो आपने प्रॉपरली कहा, इतनी वेल इन्फॉर्म्ड है, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपके पास पावर है। तो अगर आप नॉलेजेबल जनरेशन को एम्पावर करो कि आप इसको डिनाई करो साइंटिफिक फैक्ट के साथ, तो ही हो पाएगा। डेफिनेटली सर।
sir, as we all know that you have written a book called the autobiography of a cancer center. उस बुक में आपने एक पेशेंट का जिक्र किया है जिसको एक लड़की का जो उसके पेरेंट्स छोड़ के गए थे, तो क्या सर उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा वो कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि हाउ इंस्पिरेशनल स्टोरी। मेरे ख्याल से एक रूरल कैंप में, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कैंप में मध्य प्रदेश में जो हुआ था, और उस कैंप में एक बाई थी काफ़ी ओल्ड, और उसको ब्लीडिंग हो रहा था, और वो ब्लीडिंग उसका बिल्कुल आँख के पास से हो रहा था, यहाँ ट्यूमर था, यहाँ से हो रहा था, और टप 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 करके ब्लीडिंग हो रहा था, और रुई लगा करके बार बार डॉक्टर्स उसको रख रहे थे। तो मैंने कहा कि ये गठान है जो अंदर के बोन को कुरेद रही है, और वहाँ पे नस है, मैं आप शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूँ, तो इसलिए इसको निकाला जा सकता है, इसको निकालना चाहिए, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। बड़ी कमज़ोर महिला थी, एल्डरली महिला थी, बहुत ओल्ड थी। तो बोले सर इनके साथ तो कोई है ही नहीं, इनको तो यहाँ पटक के चले गए हैं घर वाले। तो मैंने कहा इनका तो ऑपरेशन करना है। तो वहाँ के जो सिविल सर्जन थे उन्होंने कहा सर आप इसको कैसे ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि इनकी परमिशन देने वाला तो कोई है ही नहीं। तो मैंने कहा अब ये तो अब बड़ा मुश्किल का काम हो गया, इतने दूर मैं 400 किलोमीटर दूर आया हूँ, अब आप बोल रहे हो कोई है नहीं, छोड़ के चले गए, पर ये बाई तो 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे में मर जाएगी। फिर 2 यंग डॉक्टर्स थी जो मेरे ख्याल से मेडिकल ग्रेजुएशन करके वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम कर रही थी। उनमें से एक ने कहा कि सर ये कंसेंट वाला काम मैं कर दूंगी और आप इसकी चिंता मत करिए, अभी तो मैं कंसेंट दे देती हूँ, और आप को असिस्ट भी हम दोनों कर देंगे, क्योंकि दूसरा सीनियर डॉक्टर्स को ये डर था। और हर काम, अच्छा काम भगवान के नाम से होता है। हमने जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया, तो हमको मालूम था कोई बड़ी रिस्क नहीं रहेगी। लोकल एनेस्थीसिया विद सिडेशन दिया। बहुत डीप ट्यूमर नहीं था जितना उम्मीद थी, कभी कभी आपको ऊपर वाला भी मदद कर देता है, और निकालने में भगवान की कृपा से कोई दिक्कत भी नहीं हुई, और ट्यूमर भी पूरा निकल गया। और दूसरे दिन हमको सिविल सर्जन ने कहा कि जैसे ही उसकी ब्लीडिंग बंद हो गई, उसके रिश्तेदार आके उसको घर ले गए, पर उसका क्रेडिट तो वो यंग डॉक्टर्स को देना पड़ेगा जिन्होंने वो क्रेडिट लिया कि सर हम आपके साथ हैं, आप मत फिक्र करें। तो ये कंसेंट वाला पॉइंट सर इज वेरी मच मैंडेटरी। एब्सोल्युटली, फॉर विदाउट कंसेंट इट कैन नॉट बी डन सर। तो अंत में सर ये एक आखिरी, अगर आपको सर एक मैसेज देना हो हमारे देश के नागरिकों को और देश के डॉक्टर्स को भी, मेडिकल फ्रेटर्निटी के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी, तो बारी बारी करके सर अगर आप इन दोनों लोगों को अगर कोई एक मैसेज आप देना चाहेंगे तो प्लीज़ सर एक। नहीं, मेरा तो मैसेज बड़ा क्लियर है कि सबसे पहले तो आपको कैंसर की लड़ाई को नंबर्स को देखते हुए घर घर की लड़ाई बनाना पड़ेगा। दूसरा मैसेज ये क्लियर है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कैंसर के उपचार का एकमात्र तरीका एक अच्छी सशक्त सिस्टम को डेवलप करना है, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। और तीसरा ये करना पड़ेगा कि आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आज कैंसर के पेशेंट्स के लिए खर्चे की जो लिमिट है वो इतनी बढ़ गई है कि जितने जल्दी आप अपने परिवार का इंश्योरेंस करा लोगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। फाइनली मैं आपको ये कहूँगा, प्रोफेशनल्स को तो मैं ये कहूँगा कि इतने साल मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, अपने आप को कभी पेशेंट के पाँव में शूज़ में डाल के देखिए, प्लेसेस को चेंज करके देखिए कि पेशेंट की जगह अगर आप रहते तो आप कैसा कम्युनिकेशन, कैसी बातचीत, कितना संवेदनशील कम्युनिकेशन को पसंद करते। अगर वो आप कर पाओ कि चेंज ऑफ प्लेस फॉर द फ्यू मोमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो आपको एक ज्ञान और मैसेज भी दे दे, क्योंकि कैंसर का इंसिडेंस इतना बढ़ रहा है कि इससे जितने जल्दी अपन सावधान हो जाएं, सचेत हो जाएं, अर्ली डिटेक्शन कर दें, दैट इज़ द ओनली मैसेज। उसके लिए एक्टिविटी की, एक्शन की ज़रूरत है, नॉट रिएक्शन। दैट्स ऑल सर। मैसेज फॉर द मेडिकल फ्रेटर्निटी एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि आप अपनी पोजीशन को पेशेंट की जगह डाल के देखिए, आप वो संवेदनशीलता
जो आपसे आप एक डॉक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं, अगर एक पेशेंट एक्सपेक्ट करता है तो चेंज ऑफ प्लेसेस करके देखिए। आप अगर ऑपरेशन करते हैं तो ये सोच के करिए कि आप अपने आप के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, अपने आप में आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव हो जाएगा। थैंक यू सर। एंड लिटरली आज हमारे सारे व्यूअर्स जो आज इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी और कई सारे मिस इन्फॉर्मेशन से वो बाहर आए होंगे सर। एंड वी ऑल बिलीव दैट दिस इज़ द टाइप ऑफ कन्वर्जेशन दैट इंडिया डेस्परेटली नीड्स। इस समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें एक ऑथेंटिक, एक क्रेडिबल वॉइस की, जो हमें हर एक फील्ड में फैले हुए भ्रांति हैं उसको दूर कर सके। एंड सर वी लिटरली थैंक्स अ लॉट। एंड कि आपने इतने संवेदनशील मुद्दे पर, ये जो मुद्दे जो डर और मिस इन्फॉर्मेशन के कारण जो दबे रह जाते हैं, इस मुद्दे पर आपने समय निकाल के इतना ज्ञान हमें दिया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड हम इसके लिए आपके हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। एंड टू आवर लिसनर्स, कैंसर एक श्राप नहीं है, कैंसर कोई श्राप नहीं है, श्राप है हमारी इग्नोरेंस। अगर हम इग्नोरेंस को लेके बैठे रहेंगे तो हम किसी भी चीज़ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए अपनी इग्नोरेंस को दूर करें, जागरूक बने, सजग बने, सचेत रहें। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा है तो काइंडली शेयर इट, क्योंकि अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सर्वाइवल। और इसी तरीके से सुनने के लिए और एक्सपर्ट से मिलने के लिए आप हमारा शो देखते रहिए। Until next time, this is former Assistant Commandant Vijendra Singh signing off from this episode. Till then, stay aware, stay empowered. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.